नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। यह लेक्चर बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी भी अन्य परीक्षाओं में भी इससे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। हालिया वर्षों के अगर प्रश्न को देखें तो लूसेंट जो है अब कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार सचिवालय, बीपीएससी असिस्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अब जो है टाइट पूछने लगा है। उम्मीद आप इस चीज़ से सहमत होंगे। यह जो आपको बिहार दरोगा में काफ़ी सहायक होगा। यह लेक्चर जो है आपको बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया गया था। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग सेल, कोशिका। सबसे पहले जानेंगे कि सजीव के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। कोई एक सजीव है तो ध्यान रखिए, उसका निर्माण जो है ये कोशिका से शुरू होता है और असंख्य कोशिकाएं मिलकर जो है ये उत्तक बना लेती है। फिर उत्तकों के मिलने से हमारा अंग बनता है और कई सारे जब अंग मिल जाते हैं तो एक अंगतंत्र का निर्माण होता है और उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, शरीर, तो इस चरण के माध्यम से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। बात करेंगे कोशिका की तो देखिए, कोशिका के बारे में कहता है कि यह जो है मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है शरीर का। क्योंकि हमारा अंग जो हमारा शरीर बना है वो उत्तक, अंग, अंगतंत्र, तब जाके हमारा शरीर बना है। और इसके निर्माण में जो मूल इकाई है, मूलभूत इकाई है, वो है कोशिका। क्योंकि बिना कोशिका के उत्तक नहीं बनेगा और बिना उत्तक के हमारा अंग नहीं बनेगा, तो इसलिए मूल रूप से जो बनाने में सहायक है वो है कोशिका। इसके अलावा हमारी संरचना, कोशिका जो है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, कार्यात्मक इकाई भी है। हमारा शरीर कोई काम कर रहा है, कोई उत्तक काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे कोशिका है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है। ये तीनों इकाई कोशिका है, क्योंकि कोशिका के बिना जो है शरीर संभव नहीं है। बात करेंगे सेल का शेप और साइज कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सेल का, कोशिका का जो शेप, आकार और उसका जो है आकृति, ये अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है इसको माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो कोशिका है ये है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये 170 गुना 135 mm होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। वहीं अगर मानव शरीर में बात कर लें तो क्या कहता है, देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो कोशिका होता है ये ओवा, अंडाणु, महिलाओं में, स्त्रियों में, मादाओं में। और सबसे छोटा कोशिका है ये है ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ग्रेन्यूल सेल ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। वहीं अगर बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की तो ध्यान रखिए ये है न्यूरॉन। क्लियर है? ये 5 चीज़ें हमें याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ ले तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा 170 गुना 135 mm। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है ये ओवा, अंडाणु है, सबसे छोटी ग्रेन्यूल सेल है और सबसे लंबी या बड़ी तंत्रिका कोशिका है। अब बात करेंगे सेल का शेप और ये जो साइज होता है ये किस पर निर्भर करता है। ध्यान रखना है, अच्छा सवाल बन सकता है। तो ये निर्भर करता है कोशिका के कार्य पर। कोई कोशिका किस तरह से कार्य कर रही है उसके ऊपर कोशिका का आकार और आकृति निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा। बात करें सेल की संख्या पर तो ध्यान रखिएगा, सेल की जो संख्या है, कोशिका की जो संख्या है, वो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। आपका शरीर किस आकार का है उस हिसाब से आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या होगी। 2 साल के बच्चे से अगर कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा कोशिका आपके शरीर में होगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का आकार बड़ा है। आपसे ज़्यादा अधिक कोशिका हाथी में होगा। तो जितना बड़ा शरीर का आकार उतनी ज़्यादा कोशिका। और इसी संख्या को जो है, कोशिका की संख्या के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन अगर हम लोग देखें तो यह 2 तरीके से होता है। एक है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, दूसरा है मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय। नाम से क्लियर है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय मतलब केवल एक कोशिका से बना हुआ जीव। वहीं अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुत सारी कोशिकाओं के, असंख्य कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ जीव मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय कहलाता है।
क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है, तो असंख्य कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक से फिर हमारा अंग बनता है, अंग तंत्र से फिर हमारा शरीर बनता है। लेकिन यूनिसेलुलर की अगर बात करें, एक कोशिका की बात करें, तो इसमें केवल एक ही कोशिका होती है। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक फिर शरीर तो बना नहीं सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव में जो कोशिका होती है, सेल ही सब कुछ होता है, ध्यान रखना है। जैसे कि जीवाणु, अमीबा, युगलिना, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। वहीं अगर बात करें बहुकोशिकीय की, तो ये हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत कोशिकाएं होती है जो मिलकर उत्तक, फिर ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में बॉडी बनाती है। आगे देखते हैं, बात करेंगे कोशिका के विकास की। कोशिका का विकास जो है किन चरणों से, किस प्रकार से स्टार्टिंग हुआ ये, तो ध्यान रखिएगा 1590 ईस्वी में जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की खोज कर दी। जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप खोजा। फिर आगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो एक मृत कोशिका थी, और इन्होंने कॉर्क में एक सेल को खोजा था। इन्होंने क्या किया कि कॉर्क की छाल को एकदम पतले पतले भागों में जो है इसको विभाजित किया, जितना पतला हो सकता है। इन्होंने पाया कि जो सबसे पतला भाग इनको अंतिम में बचा, उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने आकृति देखा माइक्रोस्कोप से, और इस आकृति को इन्होंने सेल नाम दिया, सेल। इसलिए सेल, ध्यान रखिएगा, यह एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ध्यान रखिएगा, सेल का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, जो कि मृत सेल था, और इन्होंने कॉर्क में खोजा था। आगे इसी क्रम में 1683 में अगर बात करें, तो ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने। फिर ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से सर्वप्रथम जीवित कोशिका को ढूंढा। जीवित कोशिका बात करेंगे, ये मृत कोशिका और जीवित कोशिका क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, द्रव्य, वह अगर सूख जाए तो कोशिका मृत हो जाती है, डेड सेल हो जाता है, और अगर वह द्रव्य उपस्थित रहे तो ऐसी कोशिकाओं को जीवित सेल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। बात करेंगे आगे इसी क्रम में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। 1838 और 39 के मध्य सेल थ्योरी जो है, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। कई दफ़ा सवाल पूछा गया है। स्लाइडन एवं स्वान ने 1838 से 39 के बीच कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव जो है, प्रत्येक सजीव कोशिका से निर्मित होती है, भले हुआ यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, लेकिन वो जो सजीव है बना है किससे, कोशिका से ही बना है। ये स्लाइडन एवं स्वान ने कहा। इसके अलावा स्लाइडन एवं स्वान ने कहा कि सजीव के निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू होती है वह एक कोशिका से ही होता है। सजीव का निर्माण प्रक्रिया एक कोशिका से ही शुरू होता है। कुछ होते हैं जो एक कोशिका में ही रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो आगे चल के मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें स्पर्म और ओवा, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो कि एक कोशिकीय है। फिर इस जाइगोट से हमारा भ्रूण, फिर गर्भ और बाद में जाके शिशु का निर्माण होता है, जो कि एक बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्लाइडन स्वान ने क्या क्या कहा था कि प्रत्येक सजीव जो है ये कोशिका से ही बनता है, भले वह यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। फिर स्लाइडन स्वान ने कहा कि सजीव के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत एक कोशिकीय या एक कोशिका से ही होती है। आगे देखते हैं। आगे स्लाइडन स्वान कहते हैं कि कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, फिर भी कई सारी कोशिकाएं मिलकर जो है ये उत्तक का निर्माण करती हैं। अपने चौथे बात में इन्होंने कहा कि कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये केंद्रक का होता है। हालांकि स्लाइडन एवं स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। अपने चौथे बात में इन्होंने ये कह दिया कि जैसे भी होता हो लेकिन उसमें केंद्रक का भूमिका जो है महत्वपूर्ण होता है। सवाल उठता है कि नए सेल का निर्माण अब कैसे होता है, तो देखते हैं। 1838 में पुरकिंजे ने जीवद्रव, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, की खोज की। ध्यान रखिएगा, जीवद्रव की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। और इसी चीज़ को विस्तार रूप से 45 में वॉन मॉल ने बताया। एक तरह से कह सकते हैं आप कि नए सिरे से प्रोटोप्लाज्म की खोज वॉन मॉल ने की थी। इसके बाद जीवद्रव खोज लिया गया,
केंद्रक खोज लिया गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो गई। तो ये कोशिका की खोज का एक क्रमिक विकास काफ़ी लंबे समय तक चला। इसी क्रम में 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चोव ने नए कोशिका का निर्माण बताया। क्या, कैसे बताया? तो रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। और पुराने कोशिका से नए कोशिका का बनना, ये कोशिका विभाजन भी कहलाता है। तो दो चीज़ें जो है रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। क्या? कि पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है और ये कोशिका विभाजन का प्रक्रिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन को किसने खोजा? रुडोल्फ विर्चोव ने। अब ये कोशिका बनता कैसे है, कोशिका की आकृति, कोशिका का आकार, ये सब हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि कोशिका होता कैसा है, किस तरीके का ये होता है। तो इस संबंध में 1861 में मैक्स सोल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? मैक्स सोल्ज। इन्होंने बताया कि कोशिका जो है एक गोलाकार सघन संरचना होती है। हालांकि यह थ्योरी जो है टिक नहीं सकी और यह सिद्धांत मैक्स सोल्ज का ये फेल हो गया। इसके बाद 1931 ईस्वी में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने पूर्णतः पूरी रूप से कोशिका की व्यवस्था को बताया, कोशिका की आकृति के बारे में बात की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो क्षमता थी, इससे पहले जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोप हुआ करते थे वे उतने सक्षम नहीं थे कि इसकी जांच बारीकी से कर सके। लेकिन नॉल एवं रस्का ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज लिया तो उसने कोशिका की एक एक इकाई को विस्तार से दिखाया और फिर उस पर जो है कई सारे बातें लिखी गई कि कोशिका होती कैसे है, कौन सी संरचना कहाँ होती है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। और बात करेंगे कोशिका की संरचना की। तो ध्यान रखिए, कहता है कि सेल को दो भागों में बांटा जाता है। सेल कितने भागों में बांटते हैं? दो। कौन कौन सा? ये देख लीजिए। पहला जो भाग है ये है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंदर अगर आप देखें, ये कोशिका झिल्ली हो गया। ये जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। यही अगर सूख जाए तो कोशिका मृत हो जाती है और ये अगर ना सूखे तो कोशिका जीवित रहती है। तो ध्यान रखिएगा, दो भागों में बांटा। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ये जो डॉटेड है ये है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन सा? पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस एवं सेल मेम्ब्रेन के बीच, ये न्यूक्लियस है अपना, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले भाग को साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये न्यूक्लियस से यहाँ तक ये वाला भाग, ये साइटोप्लाज्म होगा। और केंद्रक के बीच का जो भाग है, इस तरह से आप देखिए, ये केंद्रक के बीच का जो भाग है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ इसको आप विस्तार से देख सकते हैं क्या कहता है। ये अपना एक सेल हो गया, बीच में डॉटेड लाइंस जो आप देख रहे हैं ये कोशिका का भीतरी भाग प्रोटोप्लाज्म है। अब देखिए कि केंद्रक से लेकर के ये कोशिका झिल्ली तक का जो भाग है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक में जो आप बीच वाली ये लाइन देख रहे हैं ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में ही हमारा कोशिकांग होता है। कई सारे कोशिका के अंग इसमें अवस्थित होते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे कोशिका के अंग हैं जो बढ़ सकते हैं या जिसमें नया बनने की क्षमता होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कोशिकांग जिनमें बढ़ने की क्षमता होती है या जो नया बना सकते हैं, ऐसे कोशिकांग को ऑर्गेनॉइड कहते हैं, ऑर्गेनॉइड। और ऐसे कोशिकांग जिसमें नया बनने की या नया बनाने की क्षमता नहीं होती है उसको कहते हैं मेटाप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, मेटाप्लास्ट ये कैसा कोशिकांग होता है? तो जिसमें नया बनने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजधानी को छोड़कर सभी कोशिकांग जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड क्या होता है? तो ऐसा कोशिकांग जो नया कोशिका बना सकता है या जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। ऐसे कोशिकांग या ऐसा कोशिका का अंग जिसमें बढ़ने की या विभाजन की क्षमता होती है उसको ऑर्गेनॉइड कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर मेटाप्लास्ट की बात करें तो ऐसा कोशिका का अंग जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, बढ़ने की क्षमता नहीं होती, उसको मेटाप्लास्ट कहते हैं। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनॉइड में कौन कौन से कोशिका के अंग शामिल है, तो ध्यान रखना है
कि केवल रसधानी वैक्यूल को छोड़ करके जितने भी कोशिका अंग होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, ये सभी ऑर्गेनाइड हैं, अर्थात ये बढ़ सकते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। लेकिन वैक्यूल जो है, रसधानी, ये कैसा होता है? मेटाप्लास्ट। आगे देखते हैं, बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो यह क्या करता है कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल कई बार पूछा गया है, किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन या लिपिड एवं प्रोटीन से। इसके अलावा देखिए ये क्या काम करता है, तो सेल के आकार एवं आकृति को ये सुनिश्चित रखता है। 3 इसके महत्वपूर्ण काम है कि एक सेल को दूसरे सेल से ये अलग रखेगा, लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है, सेल के आकार और आकृति को सुनिश्चित करता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर मोटाई की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा ये होता है 75 एंगस्ट्रॉम तक। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके संबंध में भी महत्वपूर्ण 2 मॉडल दिए गए। पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ध्यान रखना है, ये कोशिका झिल्ली के संबंध में कुछ मॉडल हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बात करें अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की तो देखिए क्या कहता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है 1952 में रॉबर्टसन ने दिया था। सवाल आपसे पूछ सकता है आजकल अगर क्वेश्चन टाइट करेगा कि कोशिका झिल्ली के सिद्धांत के संबंध में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है किसने दिया था, तो ध्यान रखना है रॉबर्टसन ने। कब? 1952 में। इसने कोशिका झिल्ली के बारे में क्या बताया, तो रॉबर्टसन ने कहा कि इसकी 3 लेयर होती है, 2 लेयर पहला और अंतिम, ऊपर का 2 लेयर प्रोटीन का होता है, बीच में लिपिड होता है। ध्यान रखिएगा, ये मॉडल क्या कहलाता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1952 में रॉबर्टसन ने दिया था। दूसरा जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल की अगर बात करें तो ये सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था 1972 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसने भी बताया कि इसमें 3 लेयर होती है, लेकिन इसके तहत फ्लूइड मोजाइक मॉडल के तहत कहा कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे लिपिड होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर और नीचे क्या होता है? लिपिड, और बीच में गोलाकार प्रोटीन होती है। क्लियर है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने 1952 में दिया था, रॉबर्टसन ने बताया कि ऊपर और नीचे ये दोनों हो रहा है हमारा प्रोटीन, बीच में लिपिड। लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 सिंगर एवं निकोलसन ने बताया कि ऊपर दोनों तरफ लिपिड, बीच में गोलाकार प्रोटीन। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मॉडल दिए गए। बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन होता कैसे है, कोशिका जो झिल्ली होती है ये कैसी होती है, तो ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली जो है ये सेमी परमिएबल अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य क्या है, तो कोशिका झिल्ली सभी पदार्थ को भीतर नहीं जाने देती है और ना ही भीतर से या अंदर से सभी पदार्थ को बाहर जाने देती है। अर्थात जो ज़रूरत की चीज़ है वो अंदर आएंगी, जो बेकार है, वेस्टेज है, वो बाहर जाएगी। तो ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली का भी एक महत्वपूर्ण काम है। अगर बात करें एक कोशिकीय जीव की तो देखिए इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। जीवाणु, अमीबा, युगलिना, ये सब कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। ध्यान रखना है, इनमें इनका प्रचलन अंग पूछता है। तो बात करें जंतु कोशिका की, जो एक कोशिकीय जीव है उनमें सीलिया, फ्लेजिला और कूटपाद, ये सब क्या है? प्रचलन अंग है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि एक कोशिकीय जीव का प्रमुख प्रचलन अंग इनमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखना है कौन कौन है? सीलिया, फ्लेजिला और कूटपाद, ये सब क्या है? एक कोशिकीय या सूक्ष्म जीव का प्रचलन अंग है। और ये जो प्रचलन अंग बन रहा है ये किससे बनेगा? तो कोशिका झिल्ली से ही बनता है। क्योंकि इनमें एक कोशिका है, आगे इस कुछ सोचना ही नहीं है, तो जो भी इसका डेवलपमेंट हो, इसका काम हो, तो वो सारा एक कोशिका से ही बनता है। बात करेंगे अब पौधे की, तो देखिए क्या कहता है। कोशिका के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये केंद्रक हो गया। लेकिन अगर पौधे पर हम लोग आते हैं तो इसके कोशिका झिल्ली के बाहर एक और जो है संरचना होती है, जिसको कि कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति क्या है? तो पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। पौधे का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और ये
परागम्य होता है, परमिएबल होता है, मतलब कुछ आने जाने का कोई खतरा नहीं है, एकदम ठोस रहेगा। जिस तरह से कोशिका झिल्ली जो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन ये क्या होता है, परागम्य होता है, और यह एक मृत संरचना होती है, ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल जो है पौधों में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। सेलुलोज का बना होता है, परागम्य होता है और मृत संरचना का होता है। बात करें प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, तो ये होता है सेलुलोज। बात करेंगे प्रमुख कोशिका अंग की। कोशिका के जो प्रमुख अंग हैं जिससे कई सारे सवाल बनते हैं, उनको देखते हैं। पहला जो कोशिका का अंग है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी कहते हैं, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आधुनिक नाम इर्गैस्ट्रोप्लाज्म भी है, इर्गैस्ट्रोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इसकी संरचना को आप देखें तो एक नालीनुमा जाल जैसी संरचना फैली रहती है, और ये जो है केंद्रक से जुड़ा रहता है। यहाँ पर अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो ये केंद्रक से जुड़ा है। पतला उलझा जाल जैसा एक संरचना फैला रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है। यह जो है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो हमारे कोशिकाओं में होता है मौजूद, जरूरी नहीं कि सब एक जैसे होते हैं, ये अलग अलग भी होते हैं। जैसे कि कुछ ER के आसपास में दानेदार संरचना होती है, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना जो है के आसपास दानेदार संरचना नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आधुनिक नाम इर्गैस्ट्रोप्लाज्म है, एकमात्र कोशिका अंग जो कि केंद्रक से जुड़ा रहता है, पतला उलझा जाल जैसा संरचना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। कहता है कि सभी ER एक जैसे दिखाई नहीं देते, कुछ पर गोलाकार संरचना होती है, कुछ पर नहीं, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। अर्थात यह दो प्रकार का होता है, एक हो गया जिस पर गोलाकार संरचना है, एक है बिना गोलाकार संरचना वाली। जैसे ये गोलाकार संरचना है इसके आसपास, और इसके आसपास कोई जो है गोलाकार संरचना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिस पर गोलाकार संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं खुरदरा, रफ, और जिस पर नहीं होती है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो खुरदरा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो गोलाकार संरचना आप देख रहे हैं, ये वास्तव में राइबोसोम होता है। ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में क्या होता है, राइबोसोम। आगे अगर बात करें ये ER का मुख्य कार्य क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करता है। ध्यान रखना है, क्या करता है, अंतःकोशिकीय परिवहन का काम करता है। अर्थात एक भाग से दूसरे भाग में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को ये पहुंचाता है। इसके अलावा कई सारे गुणों को केंद्रक से जोड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र कोशिका का अंग है जो डायरेक्ट केंद्रक से जुड़ा हुआ है। गुणसूत्र वगैरह को ये आगे बढ़ाता है। इसके अलावा प्रोटीन का परिवहन करता है कौन, खुरदरा, और वसा का संश्लेषण करता है कौन, चिकना, स्मूथ ER। संश्लेषण देखिए कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने भोजन किया, इसमें जो वसा है इसका पाचन हुआ, ये आगे जाके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बन जाता है, टूट जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से इसको वसा में बदल देता है, और ऐसी वसा में बदलता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यही है वसा का संश्लेषण। इसी तरह से प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। बात करेंगे ER के खोज के बारे में, तो देखिए ER की खोज पोर्टार, क्लाउड और फेलम ने किया था, जबकि इसका नामकरण पोर्टार और कैलमैन ने किया था। तो मुख्य रूप से ER की खोज का जो श्रेय जो दिया जाता है, ये दिया जाता है पोर्टार को। क्लियर है। अब बात करते हैं ER के बाद राइबोसोम की। राइबोसोम देखिए ये प्रोटीन तथा RNA का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन और RNA का। सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। सवाल आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र कोशिका अंग जो केंद्रक से जुड़ा रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम देखिए छोटी छोटी संरचना के रूप में बिखरा रहता है, और राइबोसोम जो है ये झिल्ली विहीन होता है। सवाल देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया था कि दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग कौन सी है, या 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, या कौन सा कोशिका अंग जो झिल्ली विहीन होता है। तो इस तरह के प्रश्न आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि राइबोसोम प्रोटीन और RNA का बना होता है, सबसे छोटा कोशिका का अंग है राइबोसोम, और ये झिल्ली विहीन होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये राइबोसोम फैला हुआ है। कुछ राइबोसोम जो है यहाँ अगर आप देखें तो गुच्छे के रूप में जमा रहता है, और गुच्छे के रूप में दिखाई देने वाला राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गुच्छे के रूप में जो राइबोसोम जमा रहते हैं
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसोम। आगे कहता है कि जो हम लोगों ने देखा कि कुछ राइबोसोम इस तरह से फैले हुए हैं, कुछ राइबोसोम ने जो है इस तरह से आपस में एक गुच्छा बना लिया है, ठीक है। तो गुच्छा वाला संरचना एक धागे की संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे mRNA कहते हैं, मैसेंजर RNA। क्लियर है। गुच्छे वाले जो राइबोसोम होते हैं ये एक धागे की संरचना से जुड़े रहते हैं, इसे mRNA कहते हैं। बात करें राइबोसोम की प्रमुख कार्य का, तो हम लोगों ने पीछे देखा राइबोसोम क्या करता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किस तरह के संश्लेषण करेगा, तो ध्यान रखिए, हम लोगों ने भोजन किया, उसमें जो प्रोटीन है इसका पाचन हुआ, ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर रक्त के द्वारा जो है प्रत्येक कोशिका में जिसे इसको भेज दिया जाता है, जिससे कि राइबोसोम द्वारा एक नए प्रोटीन का निर्माण कर लिया जाता है। शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक कार्य हेतु फिर ये नए प्रोटीन बना करके शरीर को देता है। राइबोसोम के अगर प्रकार की बात करें तो दो प्रकार से, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S छोटा है, 80S बड़ा है। इसके भी दो सब्स्टिट्यूट हैं, 30S और 50S। ध्यान रखिएगा, 30S 50S ये जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है क्या है, स्वतंत्र रूप से ये दोनों नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो दो भाग हैं 70S के 30 और 50, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, बल्कि केवल 70S और 80S जो है ये स्वतंत्र रहता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि 70S के दो पार्ट हैं, 30S और 50S। 80 का भी दो भाग है, 40 और 60। ये जोड़ नहीं देना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से पाया जाता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S के दो भाग हैं 30, 50, 80 का दो भाग है 40 और 60। राइबोसोम की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को सर्वप्रथम खोजा गया था प्लांट सेल में, और ये खोजा था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, जबकि एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। पैलाडे, इसलिए कई बार राइबोसोम को पैलाडेकन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम सबसे पहले जो है ये पौधों की कोशिकाओं में, प्लांट सेल में खोजा गया था, जंतु सेल में पैलाडे ने इसको खोजा था। अगला जो कोशिकांग है ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें तो इसको कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है किस प्रकार का ER करता है, तो रफ वाला ER। वसा का संश्लेषण ये करता है स्मूथ ER, एकमात्र कोशिका अंग जो केंद्रक से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। गुच्छे के रूप में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसोम। और पॉलीसोम एक धागेनुमा संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे mRNA कहते हैं। वह कोशिकांग जो झिल्ली विहीन होती है, तो ध्यान रखना है राइबोसोम। कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को। देखिए गोल्जी बॉडी क्या है, तो मुड़ा हुआ, इस तरह से मुड़ा हुआ छड़ के गुच्छे के समान दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आप, मुड़ा हुआ छड़ के गुच्छे के समान दिखाई दे रहा है इस तरह से, और इसके बीच एक कुछ गोलाकार संरचना होती है जंतु में। ध्यान रखिएगा, जंतु में। पौधे की अगर बात करें तो पौधे का गोल्जी बॉडी जो होता है ये डिक्टोसोम होता है। मुड़े हुए छड़ के समान आकृति वाले को गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये क्या करता है, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ध्यान रखना है। बात करें इसकी खोज की तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, गोल्जी बॉडी की। इसका कार्य क्या है, तो गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है स्त्रवन, सेक्रेशन करना। किन पदार्थों का, तो कोशिका में जिन पदार्थों की ज़रूरत होती है उसका स्त्रवन करना, उसको सीक्रेट करना। और कोई भी चीज़ सीक्रेट तभी होगा जब उसमें स्टोरेज होगा, उसका पैकेजिंग होगा, विभिन्न पदार्थों का यह स्टोरेज करता है, उसका संग्रह करता है, तभी आगे जाके यह स्टोरेज कर पाता है। ट्रैफिक पुलिस की भांति इन्होंने क्या किया, गोल्जी बॉडी जैसे क्या करते हैं कि एक जगह या एक रास्ते वाले को रोक के जमा किया, अगले जिसको ज़रूरत है उसको भेजा, फिर इसको भेजा। तो कोई भी चीज़ जो स्त्रवन हो रहा है, स्त्रवन तभी करेगा जब उसमें चीज़ें आके जमा होगी, उसका पैकेजिंग होगा। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम निर्माण में सहायक होता है। साथ ही ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि का निर्माण एवं उसके संश्लेषण में भी गोल्जी बॉडी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखना है, इसलिए इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, तो मुड़े हुए छड़ के आकृति के समान और बीच में गोलाकार संरचना पाई जाती है। जंतु में, पौधे की बात करें, पौधे का गोल्जी बॉडी डिक्टोसोम होता है। खोज कैमिलो गोल्जी ने इसकी की थी। आगे देखेंगे, अगला है लाइसोसोम।
लाइसोसोम की अगर बात करें तो कहता है कि छोटी छोटी थैली के समान बहुरूपता अर्थात अलग अलग रूप में रहता है। जैसे कुछ आप देख रहे हैं सर्किल के रूप में, कुछ स्क्वायर के रूप में, मतलब इसकी आकृति अलग अलग होती है लाइसोसोम की। इसके थैली में एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम की थैलियों में एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलाइटिक कहते हैं। और अंतःकोशिकीय पाचन इंटरसेलुलर डाइजेशन इसका मुख्य कार्य है। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि इंटरसेलुलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन किस कोशिकांग का प्रमुख कार्य है, तो ये है लाइसोसोम का। इसके अलावा यह देखिए, हानिकारक सूक्ष्मजीव से हमारी रक्षा करता है। ये क्या करता है, तो मृत कोशिका अंग का पाचन कर उसको बाहर निकालता है, अर्थात कोशिका को ये साफ सुथरा रखता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा कोशिकांग कोशिका को साफ सुथरा रखने में सहायक होता है, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम जो हमारे कोशिका में पाया जाता है विभिन्न विभिन्न रूप में, अलग अलग रूप में। इसकी थैली में एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा यह हमारे शरीर को बाहरी या हानिकारक सूक्ष्मजीव से रक्षा करता है और इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह जो है कोशिका को मरने में मदद करता है, अर्थात कोशिका की आयु जब पूरी होती है तो उसको ये समाप्त कर शरीर से बाहर निकालता है और इस तरह से जो मृत कोशिका है उसको शरीर से बाहर निकाल करके अंदर में साफ सुथरा रखता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज डी दवे ने की थी, डी दवे। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया कई बार सवाल पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ सेल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से बना होता है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और झिल्ली विहीन होता है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जंतु कोशिका का ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका का, ऐसे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये अपना हरित लवक आ जाता है, लेकिन वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया परिवर्तनशीलता दर्शाता है, अर्थात इसकी आकृति में परिवर्तन होते रहता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कोशिकांग परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देख रहे हैं आप, इसका दोहरी झिल्ली वाला संरचना है। इसके अंदर में ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी भाग है ये वाला, इस भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और इसके भीतरी भाग में अंगुलीनुमा एक उभार होती है जो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं इस तरह से। इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखिएगा डीएनए होता है, डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा मिलती है और इसको ही श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। रिचर्ड ब्लास्ट ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, जबकि सी बेंडा ने इसका नामांकन किया था। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ब्लास्ट ने किया, नामांकन सी बेंडा ने किया था। बात करेंगे प्लास्टिड लवक की, तो ध्यान रखना है प्लास्टिड लवक जो होता है ये केवल पौधों में पाया जाता है और सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्लियर है, प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होता है, यह केवल हरे भागों में पाया जाता है, मुख्य रूप से पत्तियों में। अगला है क्रोमोप्लास्ट, यह रंग बिरंगे भाग होता है। क्रोमो बहुत सारा, क्रोम तो रंग बिरंगा, क्रोम का साइन आप देखेंगे रंग बिरंगा होता है। ये मुख्य रूप से फूल, फल इत्यादि में पाया जाता है। अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट तो यह जो है ये रंगहीन होता है और यह भूमिगत तना, जड़ों इत्यादि में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यह जो है इसको हरित लवक भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है और इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 अब तक आपको ऐसे कोशिकांग मिले हैं जो कि दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है
उसी तरह से हरित लवक में भी डीएनए होता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। डीएनए केंद्रक में भी होता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, तो देखिए हरित लवक में धागे नुमा एक संरचना होती है और धागे समान जो संरचना होती है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। जबकि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का भीतरी भाग स्ट्रोमा कहलाता है और इस भीतरी भाग में जो धागे नुमा संरचना होती है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। तो धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमुला। और इसी संरचना में अगर आप देखेंगे तो इस धागे नुमा जो संरचना है इस पर कई थैलीनुमा संरचना इस तरह से आपको देखने को मिलेगी और इसे हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। ध्यान रखिएगा, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड के समूह को, जैसे ये एक समूह है थैलाक्वाइड का, थैलीनुमा संरचना है, इसके समूह को ग्रेनम कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी थैली के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हरित लवक का भीतरी भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इस भीतरी भाग के अंदर धागे नुमा संरचना होती है जिसको कि स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं और इसी संरचना के आसपास आप देखेंगे थैलीनुमा आकृति जिसको कि थैलाक्वाइड कहते हैं। और ये जो थैलीनुमा संरचना है जब इसका एक समूह बन जाता है तो इस समूह को ग्रेनम कहते हैं और इसके अंदर में ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। बात करेंगे हरित लवक की, तो ध्यान रखिए कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों? हरित लवक में क्लोरोफिल होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों का खाना इसी के द्वारा बनता है, इसलिए इसको कहते हैं कोशिका का रसोई घर। यह दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा खुद का डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक तीनों में होता है। अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक की। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्रोम बहुत सारे रंग के मिश्रण होते हैं इसमें। ये मुख्य रूप से आप फूल, फलों इत्यादि में पाया जाता है, अर्थात हरे रंग के अतिरिक्त किसी भी रंग जो होते हैं पेड़ पौधे में उसके हेतु ये जिम्मेदार होता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे बात करें कैरोटीन गाजर, एंथोसाइनिन सेब का रंग, लाइकोपिन टमाटर, ये सभी जो हैं इस तरह के क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं और भी कई सारे होते हैं। कहता है कि सभी प्लास्टिड अर्थात क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिड समय अनुसार एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे टमाटर जब हरा था अर्थात उसमें क्लोरोफिल रहा होगा, लेकिन जब वह आगे जाके कुछ समय पश्चात लाल हो जाता है, जब लाल हो गया तो क्लोरोप्लास्ट से वह क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। अब बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ध्यान रखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है मुख्य रूप से जड़ भूमिगत तनों में पाया जाता है, अर्थात पौधे के ऐसे भागों में पाया जाता है जो भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? तो भोजन का संग्रह करना। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भोजन का संग्रह कौन सा हरित लवक करता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा कई सारे अन्य प्लास्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले स्टार्च का संग्रह कौन करता है? तो एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीन का संग्रह प्लेंटिनोप्लास्ट। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। आगे देखेंगे, अगला जो कोशिका अंग है ये है तारकाय, जिसको कि सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम ध्यान रखिएगा केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने जो हरित लवक देखा उसके बारे में जाना कि यह केवल पौधों में पाया जाता था, लेकिन सेंट्रोसोम तारकाय केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसका नामकरण टी बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम ये होता किस तरह से? तो देखिए इस तरह की यहाँ पर आप आकृति देख रहे हैं, इस तरह का, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड की आकृति होती है और यहाँ पर धागेनुमा संरचना होती है जिसको कि एस्ट्रल रेज कहते हैं। और इस एस्ट्रल रेज से ढका हुआ गोलाकार या बेलनाकार एक संरचना होती है जिसको हम लोग सेंट्रॉइल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप देखें गोलाकार संरचना है या कई बार बेलाकार संरचना भी होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइल। और धागेनुमा संरचना को एस्ट्रल रेज कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके कार्य की बात करें तो जंतु के कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से ये सहायक होता है। कौन? तारकाय कोशिका विभाजन में सहायक होता है। बात करेंगे वैक्यूल रसधानी की, तो ध्यान रखिएगा रसधानी के बारे में हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने जाना था कि दो तरह के कोशिका होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। एक ऑर्गेनाइड अर्थात जो बढ़ सकते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, और दूसरा था मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट में आता था वैक्यूल रसधानी, अर्थात रसधानी जो है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती,
इसको छोड़ करके सभी कोशिका अंग जो हैं ऑर्गेनाइड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वैक्यूल जो है एक निर्जीव संरचना होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसको मेटाप्लास्ट की श्रेणी में रखा गया है। कहता है पौधे में बड़ा, जंतु में बहुत छोटा पाया जाता है। इस जो वैक्यूल होता है इसमें लिक्विड पदार्थ अर्थात कोशिका रस भरा होता है और इस कोशिका रस से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। रसधानी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पौधे में ये वृद्धि करता है और जंतु में जल का संतुलन करता है। सवाल अगर आपसे पूछ सकता है कि जल का संतुलन कौन सा कोशिकांग करता है, रसधानी। ध्यान रखिएगा, इसकी झिल्ली जो है ये अर्धपरागम्य होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कोशिका के अंग हैं, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें, ये अच्छा सवाल है, सवाल अच्छी परीक्षाओं में बन सकता है। स्फेरोसोम, इसको स्फेरोसोम पौधे का लाइसोसोम कहते हैं। साइटोस्केलेटल, कोशिका को मजबूत बनाता है। कोशिका को मजबूत कौन बनाता है? साइटोस्केलेटल। नेक्स्ट है पेरोक्सीसोम, अर्थात प्रकाशीय शोषण में ये मदद करता है। चौथा है माइक्रोट्यूबुलस, कोशिका की गति में सहायक होता है। ये थोड़ा याद करना मुश्किल है निश्चित ही, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे, जैसे ट्यूबेल्स, ट्यूब से याद रखिएगा, ट्यूब से क्या होता है तो गति, टायर ट्यूब गति, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। पेरियोक्सोम, पेरीऑक्सो, ऑक्सो से आप ऑक्सीजन श्वसन ध्यान रख सकते हैं। साइटोस्केलेटल, स्केलेटल हमें मजबूत बनाता है और स्फेरोसोम पौधे का लाइसोसोम। बात करेंगे केंद्रक की, तो केंद्रक की खोज हम लोग जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो यह भी एक दोहरी झिल्ली वाला संरचना है। तो 3 संरचना हमें ऐसी मिली जो कि दोहरी झिल्ली वाला है और तीनों में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरित लवक और केंद्रक। इस केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। इस केंद्रक में देखिए जालनुमा इस तरह से एक संरचना होती है। इस जालनुमा संरचना को क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। ये संरचना 2 प्रकार की होती है। एक होता है जो बहुत ही ज़्यादा घना है, इस तरह से बहुत ज़्यादा घना जालनुमा संरचना। एक होता है हल्का अलग अलग, ये वाला। तो ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा घना जो क्रोमेटिन होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिक कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक। और जो अलग अलग क्रोमेटिन की संरचना होती है उसे यूरोकेमेटिक कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा घना वाला संरचना होती है ये मुख्य रूप से निष्क्रिय होता है, और अलग अलग जो क्रोमेटिन वाली संरचना होती है जिसे यूक्रोमेटिक कहते हैं, यह एक एक्टिव होता है, ये सक्रिय होता है। बात करेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क की अगर बारे में बात करें तो ये होता है सेल विभाजन के समय इस तरह से एक छड़नुमा आकृति में बदल जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो सेल है में हमारा जो केंद्रक है ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। इसके भीतर एक इस तरह से जालनुमा संरचना होती है 2 तरीके से, एक होता है बहुत घना, एक होता है थोड़ा अलग अलग। ये जो बहुत घना होता है ये निष्क्रिय होता है और जो अलग अलग होता है वह एक्टिव सक्रिय होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है, तो जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये छड़ के जैसी आकृति में बदल जाता है, इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। बात करेंगे केंद्रिका न्यूक्लियस की, तो देखिए केंद्रक के भीतर छोटी छोटी गोलाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। मुख्य रूप से आरएनए, राइबोसोम इत्यादि के निर्माण में यह सहायक होता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने विभिन्न कोशिका के अंगों पर बात किया। बात करेंगे कोशिका के प्रकार की, तो ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, अगला होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो आजकल प्रो में होता है बहुत ज़्यादा आप डेवलप में, कहता है प्रो फील्डर है, प्रो गेमर है, मतलब काफ़ी आप हाई स्किल पर है, लेकिन यहाँ हमें उल्टा समझना है। प्रो अविकसित है, अविकसित कोशिका, जबकि यूकैरियोटिक कैसी होती है? विकसित कोशिका। तो जब प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित कोशिका है तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल प्रोटोप्लाज्म होता है, अर्थात जो है आपका इसमें केंद्रक का अभाव होगा, गोल्जी बॉडी अभाव होगा, बहुत सारे कोशिकाओं का अभाव होता है, केवल इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। एवं राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा केंद्रक, गोल्जी बॉडी ये सब नहीं होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से बैक्टीरिया में होता है, लेकिन ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। वहीं अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो ध्यान रखना है ये एक विकसित सेल होता है, केंद्रक इसमें डेवलप होता है, राइबोसोम 80S होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S। और यूकैरियोटिक कोशिका पौधों में भी होती है और एनिमल में भी होता है। बात करेंगे
प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होता है बल्कि मीजोसोम से होता है, मीजोसोम से। ठीक है, मीजोसोम से। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सवाल है। कोशिका में परिवहन की बात करेंगे। कोशिका में परिवहन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस हो गया परासरण, डिफ्यूजन हो गया विसरण। विसरण कहता है परिवहन की व्यवस्था जिसके द्वारा पदार्थ का कोशिका में आदान प्रदान होता है। विसरण किसको कहते हैं? तो ऐसी परिवहन की व्यवस्था जिसमें पदार्थ का कोशिका के अंदर आदान और प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में ऊर्जा का कोई भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, और ये जो आदान प्रदान है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। विसरण के लिए कंडीशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विसरण में जो परिवहन होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विसरण में परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। यह तब गमन करता है, तब तक गमन करता है जब तक दोनों तरफ की स्थिति जो है बराबर ना हो जाए। और विसरण के बारे में ध्यान रखना है, केवल जीवित कोशिका में होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कहता है कि छोटे कण का जो विसरण होगा ये तीव्र होगा, बड़े कण का विसरण धीरे धीरे होता है। विसरण के बारे में ध्यान रखना है, केवल जीवित कोशिका में होगा और अधिक से कम सांद्रता की ओर होगा। इसके अलावा एक ही माध्यम में ढेर सारे पदार्थों का विसरण हो तो किसी भी पदार्थ का विसरण एक दूसरे के विसरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अर्थात जब एक माध्यम में ठोस का भी विसरण हो रहा है, द्रव का भी, गैस का भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि द्रव के पदार्थ का विसरण ठोस के पदार्थ के विसरण पर कोई इफेक्ट डालेगा या उसके विसरण की गति कम हो जाएगी। एक और बात, विसरण की क्षमता जो होता है ये ज़्यादा दूर तक नहीं होती है, केवल जीवित कोशिकाओं में होता है। अधिक सांद्रता से, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण होता है केवल जीवित कोशिकाओं में। कहता है कि पौधे में अधिकांश परासरण होता है लेकिन विसरण भी होता है, जबकि जीवों में अधिकांश विसरण होता है लेकिन परासरण भी होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अर्थात दोनों में दोनों चीज़ होता है, विसरण भी हो रहा है, परासरण भी हो रहा है। परासरण की बात करें तो वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है उसे परासरणीय दाब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परासरणीय दाब कहते हैं। आगे कहता है कि जब कोशिका द्रव के विलयन की तुलना अन्य किसी बाहरी विलयन की सांद्रता से करते हैं तो हमें 3 प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसके भीतर कोशिका द्रव है, इस द्रव की तुलना अगर हम किसी बाहरी विलयन की सांद्रता से करेंगे तो हमें 3 प्रकार का विलयन प्राप्त होगा। कौन कौन सा? पहला है समपरासरी विलयन, अर्थात ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता के बराबर हो, उसे समपरासरणी विलयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे एक बीकर लेते हैं, इसमें एक विलयन है और इसमें कोशिका है, कोशिका के भीतर भी विलयन है, तो ऐसा जब बाहरी विलयन की सांद्रता और इसकी सांद्रता दोनों बराबर हो, तो जब इस तरह की विलयन में कोशिका को डाल देते हैं तो कोई भी तरह का प्रभाव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अर्थात इसमें ना परासरण होगा ना ही विसरण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर है। अर्थात कोशिका का आकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो विलयन है ये है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से कम हो, मतलब कोशिका द्रव से कम सांद्रता वाला एक विलयन लेते हैं, उसमें कोशिका को डाल देते हैं। चूंकि कोशिका की झिल्ली जो होती है अर्धपरागम्य होती है, तो ध्यान रखना है सांद्रता कम से सांद्रता अधिक। इस चक्कर में क्या होगा कि ये जो है इधर आ जाएगा, कोशिका के अंदर आ जाएगा वो विलयन, और जब कोशिका के अंदर बाहर से विलयन आ जाएगा तो कोशिका का आयतन अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम सांद्रता से अधिक की ओर जाएगा, और यह जो हो प्रक्रिया होती है इसे अंतःपरासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर में आ रहा है विलयन। आगे देखते हैं। अगला जो था अतिपरासरी, अर्थात इसमें ऐसा विलयन लेना है जिस विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता से अधिक हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोशिका द्रव का जो सांद्रता है वो कम है और बाहर वाले की सांद्रता अधिक है, इससे जो है उधर निकलेगा, जिस कारण कोशिका का आकार जो है सिकुड़ जाता है। इसे बाह्य परासरण के कारण ये ऐसा होता है। क्लियर है? बाह्य परासरण के कारण ही कहता है अत्यधिक खाद डालने पर फसलें जो हैं ये बर्बाद हो जाती है।
समपरासरणीय में हम लोगों ने देखा था कि कोशिका का आकार अपरिवर्तित रहता है। अल्प परासरणीय में देखा कोशिका का आकार फूल जाता है, और अंतःपरासरणीय में देखा था कोशिका का आकार बढ़ जाता है, और कोशिका का आकार बढ़ना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। अंतःशोषण, ठोस पदार्थ जब द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो उसे अंतःशोषण कहते हैं, जैसे चना का फूलना। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, परिवहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का खपत होता है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऊर्जा का खपत नहीं हो, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अगला है एंडोसाइटोसिस, केवल एक कोश के जीव में होता है। ये क्या कहते हैं कि एंडोसाइटिस के द्वारा एक कोश के जीव बाहरी वातावरण से जो है भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब कुछ टर्म है। जैसे प्लाज्मोलाइसिस, कोशिका का सिकुड़ना। डीप्लाज्मोलाइसिस, कोशिका का फैलना। तो ये था कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।